सीमेंस ओजोनाइजर का चित्र बना लिए थे ना कल। तो अभी देखो बात नहीं, सीमेंस ओजोनाइजर में हमको मिला क्या था, क्या मिला था जी? होते तुम लोग को दिमाग खुले, चित्र वो देख लिए होते तब वो समझ गए होते। ओजोनीकृत ऑक्सीजन मिला था जिसमें 10% आयतन किसका था, O3 का था, और बाकी का 90% ऑक्सीजन था। तो हमको अगर केवल ओजोन प्राप्त करना हो तब कैसे करेंगे? तो ओजोनीकृत ऑक्सीजन को ठंडा करना शुरू करते हैं। क्या करते हैं? ठंडा करते हैं। और ठंडा करते करते जब हम -112.4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचते हैं तो ये जो ओजोन होता है द्रव में बदल जाता है, जबकि ऑक्सीजन नहीं बदलता, क्योंकि ऑक्सीजन का हमने देखा था द्रवणांक कितना था। अभी ऑक्सीजन का द्रवणांक कितना पढ़े थे? -183 ना, ध्यान देना। ऑक्सीजन का द्रवणांक था -183 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब ऑक्सीजन द्रव में तब बदलेगा जब ताप -183 होगा। तो जब तुम ठंडा करना शुरू करोगे तो पहले 183 आएगा कि पहले 112 आएगा, ये बताओ। पहले 112 आएगा, कदे 0 से नीचे जाओगे तो -112 पे पहुंचोगे तो ये द्रव में बदल जाएगा और उस समय ऑक्सीजन गैस में ही रहेगा ना। निष्कर्ष जो इसमें 10% ओजोन बना हुआ था, 10% जो ओजोन बना था वो द्रवित होके अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया। तो इस प्रकार से हमने शुद्ध ओजोन प्राप्त कर लिया। तो शुद्ध ओजोन प्राप्त करने का तरीका क्या है कि ओजोनीकृत ऑक्सीजन को धीरे धीरे ठंडा करने पर -112.4 डिग्री सेल्सियस पर ओजोनकृत अवस्था में आ जाती है, द्रवित अवस्था में आ जाती है और ऑक्सीजन से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। क्योंकि ऑक्सीजन कब द्रवित होगा? -183 पर। दोनों में देखो काफी ज्यादा अंतर है, समझ गए? तो लिख सकते हो, फटाक से लिख लो नीचे इंडिकेट पॉइंट। ओजोनीकृत ऑक्सीजन को ठंडा करने पर, ओजोनीकृत ऑक्सीजन को ठंडा करने पर ओजोनीकृत ऑक्सीजन को ठंडा करने पर -112.4 डिग्री सेल्सियस पर, -112.4 -112.4 डिग्री सेल्सियस पर, -112.4 डिग्री सेल्सियस पर हो गया। ओजोन द्रवित हो जाती है, -112.4 डिग्री सेल्सियस पर ओजोन द्रवित हो जाती है। हो गया, ओजोन द्रवित हो जाती है, हो गया। जिसे अलग कर लेते हैं, जिसे अलग कर लेते हैं। हो गया ना? बस चलो अब नीचे हेडिंग लिखो, ओजोन के भौतिक गुण। ओजोन के भौतिक गुण। ओजोन के भौतिक गुण। हो गया? इसमें लिखो पहला नंबर, शुद्ध ओजोन, शुद्ध ओजोन, शुद्ध ओजोन नीले रंग की, नीले रंग की, शुद्ध ओजोन नीले रंग की विषैली, विषैली
नीले रंग की विषैली, हो गया, मछली जैसी गंध वाली, मछली जैसी गंध वाली विस्फोटक गैस है। विकल्प तो पढ़े थे, नीरो विद्युत विसर्जन कराते हैं, स्पार्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्पार्क होगा तुरंत आग लगेगी। क्या लिखे? मछली जैसी गंध वाली विस्फोटक गैस है। मछली जैसी गंध वाली विस्फोटक गैस है। हो गया ना? अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, इसका द्रवणांक, इसका द्रवणांक, इसका द्रवणांक कोष्ठक में लिख लेना या क्वथनांक। इसका द्रवणांक कोष्ठक में लिख देना या क्वथनांक। इसका द्रवणांक या कोष्ठक में लिखना या क्वथनांक। अब क्वथनांक हम इसकी गैसीय अवस्था के लिए नहीं बोल सकते, याद रखे रहना। क्वथनांक किसका होता है? किसी द्रव का होता है ना, क्योंकि क्वथनांक की परिभाषा सीधा सीधा क्या जानते हो कि कोई द्रव जिस ताप पर उबलता है वही उसका क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। तो क्वथनांक शब्द किसी द्रव के लिए प्रयोग किया जाता है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्वथनांक नहीं बोला, इसको द्रवणांक बोला है। समझ गए? क्वथनांक बोलते तो गलत माना जाता, लेकिन बीच में हमने कोष्ठक में या क्वथनांक इसलिए लिखवा दिया गया कि जो इसकी गैसीय अवस्था के लिए द्रवणांक होगा वही इसकी द्रव अवस्था के लिए क्या होगा? क्वथनांक होगा। क्योंकि ये -112.4 डिग्री सेल्सियस पर किसमें बदल रही है? द्रव में बदल रही है ना। अर्थात जो इसकी द्रव अवस्था है, इसको अगर -112.4 डिग्री सेल्सियस पर ला दिया जाए तो ये उबलने लगेगी और किस अवस्था में बदल जाएगी? गैस अवस्था में बदल जाएगी। तो यही इसका क्वथनांक भी तो होगा। और हमने ठंडा किया तो इतने पर ही द्रव में बदली है, अर्थात वही इसका द्रवणांक है। तो द्रवणांक और क्वथनांक शब्द एक ही चीज है, बस बोलने का तरीका हमारा अलग होता है कि क्वथनांक जब बोलते हैं तो किसी द्रव का होता है और द्रवणांक जब बोलते हैं तो किसी गैस का होता है। कहने का मतलब ये जो इसकी गैस O3 है, गैसीय अवस्था की O3 है, वो कितने डिग्री सेल्सियस तक ले जाने पर बदलेगी? -112.4 डिग्री सेल्सियस तक ले जाने पर द्रव में बदल जाएगी। और जो इसकी द्रव अवस्था है वो पुनः -112.4 पर आकर किसमें बदल जाएगी? गैस में बदल जाएगी। तो जब हम गैस की बात करेंगे तब ये कहलाएगा द्रवणांक। दिख रहा है बात नहीं? और जब हम द्रव की बात करेंगे तब ये क्या कहलाएगा? क्वथनांक। तो तापमान में तो बदलाव नहीं हुआ, बस हमारे बोलने के तरीके में बदलाव हो गया। हो गया ना? ये चीज को ध्यान में रखना है। तो अब लिख लो आगे। कहां तक लिखे? कहां तक लिखे? द्रवणांक कोष्ठक में या क्वथनांक -112.4 डिग्री सेल्सियस होता है। -112.4 डिग्री सेल्सियस होता है। -112.4 डिग्री सेल्सियस होता है। हो गया ना? जबकि हिमांक कोष्ठक में लिख देना या गलनांक, या गलनांक -193 डिग्री सेल्सियस होता है। -193, वो ऑक्सीजन की बात थी या ओजोन की बात कर रहे हैं। -193 डिग्री सेल्सियस होता है। हो गया? अब हिमांक का मतलब क्या है? -193 पर जाते जाते ये किस अवस्था में बदल जाएगी? द्रव अवस्था में ठोस अवस्था में बदलेगी। तो अब देखो, जब तुम -112.4 से नीचे गए तब क्या मिल गया हमको? द्रव O3 मिल गया। और जब ये -193 डिग्री सेल्सियस पर इसको पहुंचा दिए तब हमको क्या मिल गया जी? ठोस O3 मिल गया। दिख रहा है?
अब पुनः ठोस O3 को कितने तक ले जा दिया जाए, -193 तक, तो ये फिर से किस में बदल जाएगा, द्रव में बदल जाएगा। अर्थात 193 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा ताप है जो इसकी द्रव अवस्था को ठोस में बदलता है और ठोस अवस्था को किस में बदलता है, द्रव में बदलता है। तो अब अगर हम द्रव से ठोस की चर्चा करें तब ये ताप क्या कहलाएगा, हिमांक, क्योंकि द्रव से जब हम ठोस बना रहे हैं तो हिम बना रहे हैं, हिम माने होता बर्फ या ठोस, ठीक है ना। तो हिम बनाना या बर्फ बनाना ठोस अवस्था में बदलना कहलाता है। इसलिए जब हम द्रव अवस्था की बात करेंगे तब ये ताप क्या कहलाएगा, हिमांक कहलाएगा। और कोई ठोस है तो ठोस इस ताप पर द्रव में बदलेगा, तो ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है, गलना ना, ठोस गल गया, कहते नहीं बर्फ गल गया तो क्या वाष्प बन गया, पानी बना ना, मतलब ठोस से किस में बदला वो, द्रव में। तो जब हम ठोस से द्रव की बात करते हैं तब यही बात हो जाती है क्या, गलनांक। लेकिन ताप में परिवर्तन हुआ क्या, नहीं हुआ। तो अभी हम फिलहाल कहे कि 112 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अवस्था में आ जाता है, अर्थात इसका द्रवणांक है, और इसका हिमांक क्या है, मतलब जब द्रव अवस्था में आ गया तब तो किसमें बदलेगा, द्रव में आने के बाद ठोस में। इसलिए पहले हमने क्या लिखवाया, हिमांक, और ब्रैकेट में क्या लिखवा दिए, या गलनांक, मतलब दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस हमारे बोलने के तरीके में अंतर होगा। जब हम हिमांक बोलेंगे तब द्रव से किसमें बदलने की बात करेंगे, ठोस में, और जब गलनांक बोलेंगे तो ठोस से किसमें बदलने की बात करेंगे, द्रव में, लेकिन तापमान वही रहेगा। हो गया ना। तो तापमान तो दो ही है, एक -193, एक -112.4, लेकिन हमने 4 बातें इसमें बोली, क्या क्या, क्वथनांक, द्रवणांक, गलनांक और हिमांक। दिखाई दे रहा है, हमारे बोलने के तरीके में अंतर था, इसलिए ध्यान से समझ लेना किसको कैसे बोला जाता है। आगे लिखो, कहां तक लिखे, द्रवणांक क्या है, द्रवणांक मतलब द्रव में बदलना। तो द्रव में कौन बदलेगा, ठोस नहीं, ठोस तो बदलेगा तो गलना कहलाता है वो, ठीक है ना। गैस को द्रव में बदलना द्रवणांक कहलाता है, ध्यान दिए रहना। तो ये गैस को हम द्रव में जब बदलेंगे तब ये द्रवणांक शब्द प्रयोग होगा, ठीक है। और जब द्रव को गैस में बदलेंगे तो वही शब्द क्या हो जाएगा, क्वथनांक हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम द्रव को ठोस में बदलेंगे तो हिमांक शब्द का प्रयोग करेंगे, लेकिन जब उसी ठोस को पुनः द्रव में बदलेंगे तब वही क्या हो कहलाएगा, गलनांक कहलाएगा। मतलब है वही चीज, बोलने का तरीका अलग हो जाएगा, उल्टा करोगे तो उल्टा बोलोगे भी। हो गया ना, ये चीज को ध्यान में रखना है। चलो आगे चलते हैं, हो गया। अगला लिखना, ठोस ओजोन विस्फोटक होती है। अगला पॉइंट, ठोस ओजोन विस्फोटक होती है। हो गया। अगला पॉइंट, यह जल में ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक विलेय होती है। यह जल में ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक विलेय होती है। यह जल में ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक विलेय होती है। हो गया। अब लिखो हेडिंग, ओजोन के रासायनिक गुण। ओजोन के रासायनिक गुण। ओजोन के रासायनिक गुण। पहला नंबर, यह 250 डिग्री सेल्सियस पर, यह 250 डिग्री सेल्सियस पर, यह 250 डिग्री सेल्सियस पर, हो गया, O2 में अपघटित होने लगती है। O2 में
अपघटित होने लगती है। हो गया। तो देखो ओजोन है, अगर इसके गर्म कर दिया जाए तो किस में बदल जाएगी जी? O2 में बदल जाएगी। उल्टा अभिक्रिया है, कल ऐसे पढ़े थे, इधर से पढ़े थे ना, दिख रहा है? नोट कर लो, ये वाला नोट करना है। दूसरी हेडिंग लिखो, ओजोन का ऑक्सीकारक गुण। ओजोन का ऑक्सीकारक गुण, रासायनिक गुण में पहला पद दूसरा नंबर है, ये ऑक्सीकारक गुण भी तो उसका रासायनिक गुण ही है। रासायनिक गुण में दूसरी हेडिंग है ओजोन का ऑक्सीकारक गुण। ओजोन का ऑक्सीकारक गुण हो गया। चलो देखो, देखो अब देखो, ओजोन एक ऑक्सीकारक है, कैसे पता चलेगा? ऑक्सीकारक क्या करते हैं? ऑक्सीकारक किसी दूसरे का ऑक्सीकरण करेंगे ना। अभी हमने पीछे जब HNO3 का ऑक्सीकारक गुण पढ़ा था तो उसने क्या दिया था? उसने क्या दिया था? एक बड़े डिब्बे में ऑक्सीजन दिया था हमको। बस वही पूछना चाहते थे कि ऑक्सीकारक जितने भी होते हैं सब नवजात ऑक्सीजन देते हैं। तो तनिक O3 के बारे में देखो, जब ये टूटता है ना तो O2 बनाता है और एक ऑक्सीजन छोड़ देता है। अगर इस ऑक्सीजन को कोई मिला तो ठीक, नहीं मिला तो अपने में जुड़ के O2 बना लेता है। समझ गए? ये ध्यान में रखे रहना। तो O3 के विघटन की प्रक्रिया इस प्रकार से होती है। इसका मतलब हमने देखा कि जब ओजोन टूटेगा तो हमें क्या मिलेगा? नवजात ऑक्सीजन मिलेगा, और ये नवजात ऑक्सीजन जाके किसी के साथ जुड़ जाएगा, तो जिसके साथ जुड़ा, जब जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है उसका क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। हमने ऑक्सीजन वाला लिखवाया था कि ऑक्सीजन पृथक हो ना, तो किसी से ऑक्सीजन पृथक होता है तब उसका ऑक्सीजन होता है, और किसी में ऑक्सीजन का योग होता है तब उसका क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। तो ये ऑक्सीजन जाएगा किसी के साथ जुड़ जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो वो उसका ऑक्सीकरण किया किसने? इस ओजोन ने किया ना, क्योंकि इसी ने ऑक्सीजन दिया था। जैसे मान लो यहां पे हम देखें, सल्फर लिए, ऑक्सीजन आया इसके पास, जुड़ गया, क्या बना लिया? SO2 बना लिया। तो क्या निष्कर्ष निकला कि सल्फर का ऑक्सीकरण हो गया। क्यों जी? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ा ना, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा उसका ऑक्सीकरण होता है। तो सल्फर का ऑक्सीकरण हो गया। कैसे हुआ इसका ऑक्सीकरण? यहां से ऑक्सीजन आया, इसी ने किया ना, लेकिन यहां ऑक्सीजन कैसे आया? किसने दिया ये ऑक्सीजन? इस ओजोन ने ही तो दिया। जब ओजोन टूटा था तभी तो ये ऑक्सीजन मिला हमको, और जब ये ऑक्सीजन मिला तभी तो ये सल्फर के पास आया, और जब सल्फर के पास आया तभी तो सल्फर का ऑक्सीकरण हुआ। निष्कर्ष क्या निकला? ऑक्सीकरण किया किसने? ओजोन ने किया। तो जिसने ऑक्सीकरण किया उसको ऑक्सीकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक। इस हिसाब से ओजोन क्या होगा? ऑक्सीकारक होगा। क्या होगा? ऑक्सीकारक। क्यों ऑक्सीकारक होगा? क्योंकि क्या दे रहा है? नवजात ऑक्सीजन दे रहा है। तो इसकी जितनी भी ऑक्सीकारक अभिक्रियाएं होंगी ये इसी अभिक्रिया के माध्यम से शुरू होंगी। जैसे उसमें HNO3 वाला हमने दिखाया था कैसे शुरू हो रही थी। HNO3 तीर के बाद क्या NO2 था प्लस NO था क्या, शायद NO2 प्लस H2O प्लस नवजात ऑक्सीजन, इस प्रकार से।
तो उसने नवजात ऑक्सीजन दिया, वो जाके किसी का ऑक्सीकरण करता था, तो जो भी ऑक्सीकारक अभिक्रिया लिखे थे उसका पहला रिएक्शन हमेशा यही होता था। इसी प्रकार यहाँ भी जो भी लिखेंगे पहला रिएक्शन ये वाला होगा, और नीचे जिसको जोड़ना है ले आके जोड़ लेंगे, हो जाएगा ना। तो लिखो, कहां तक लिखे? हेडिंग लिखो इसमें। ओजोन, ओजोन हो गया। ऑक्सीजन की अपेक्षा प्रबल ऑक्सीकारक है। ओजोन ऑक्सीजन की अपेक्षा ओजोन ऑक्सीजन की अपेक्षा प्रबल ऑक्सीकारक है। हो गया। आगे लिखना, ऑक्सीकारक अभिक्रियाओं में यह ऑक्सीकारक अभिक्रियाओं में यह नवजात ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीकारक अभिक्रियाओं में यह नवजात ऑक्सीजन देता है। नवजात ऑक्सीजन देता है। जैसे 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 इसको लिख सकते हो O3 तीर के बाद O2 प्लस नवजात ऑक्सीजन, यही ऊपर वाला रिएक्शन लिखना बस इसी को। हो गया ना। अब लिखो नीचे काली पेन से लिखना, इसकी कुछ प्रमुख ऑक्सीकारक अभिक्रियाएं निम्न प्रकार है। इसकी कुछ प्रमुख ऑक्सीकारक अभिक्रियाएं निम्न प्रकार हैं। इसकी कुछ प्रमुख ऑक्सीकारक अभिक्रियाएं निम्न प्रकार हैं। हो गया ना। प्रमुख ऑक्सीकारक अभिक्रियाएं निम्न प्रकार हैं। लिखो पहला नंबर लिखना, यह H2S को यस में ऑक्सीकृत कर देती है। H2S को यस में, तो पहले पढ़ चुके हो, पढ़े हो। H2S को यस में ऑक्सीकृत कर देती है, तो देखो O3 और तीर के बाद क्या बनेगा जी, O2 और प्लस क्या निकलेगा, नवजात ऑक्सीजन। तुमको देखना होगा ये है H2S, इसके पास कौन आएगा, नवजात ऑक्सीजन आएगा। नवजात ऑक्सीजन किस पे जाता है तुरंत, हाइड्रोजन के पास, और उस पे अटैक करता है तो क्या बन जाता है, H2O। सल्फर जो होता है अकेले बच जाता है, दिखाई दे रहा है। तो H2S को किस में बदल दिया, यस में। ऑक्सीजन ऑक्सीजन बराबर है, तो हो गया काम, H2S प्लस O3 तीर के बाद H2O प्लस यस और प्लस ऊपर O2, ये प्रकार से बचता है। नोट कर लो।
दूसरा नंबर लिखो, दूसरा नंबर। यह पीबीएस को पीबीएस लेड सल्फाइड पीबीएस को PbSO4 पीबीएस को PbSO4 में ऑक्सीकृत कर देता है। ये प्रकार से होगा। इसने दिया नवजात ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन आया इसके पास, जुड़ गया, क्या बना लिया? PbSO4 बना लिया। अब यहाँ पे लिख सकते हो PbS। अभी 1 मिनट, इसमें क्या करना होगा हमको? 4 का गुणा करना होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है तो यहाँ भी होना चाहिए। तो तुम्हारा PbS हो गया ये, और कितना ओजोन हो गया? 4। ये बनेगा नहीं, बनेगा इधर PbSO4 और प्लस कितना O2? 4 O2 हो गया। तो ऐसे ही किसी भी धातु का अगर सल्फाइड यहाँ लगा दिए, सब अपने सल्फेट में बदल जाएंगे। कहने का मतलब इसी प्रकार अगर मान लो हमने यहाँ पे ZnS ले दिया तो किसमें बदलेगा? किसमें बदलेगा? ZnSO4 में। और CuS हमने ले लिया तब CuSO4 में बदलेगा। CuSO4 में बदल देता है। जिसका भी ले लोगे सल्फाइड उसी में बदल देगा, उसके सल्फेट में, याद रखे रहना। मान लो FeS ले लिए तो किसमें बदल देगा? FeSO4 में हो जाएगा ना। जिसका चाहो ले सकते हो, सबको बदल देगा आराम से, नोट कर लो। अब लिखो आगे तीसरा नंबर। इसमें तीसरा नंबर ऑक्सीकारक गुण में पोटेशियम आयोडाइड के उदासीन विलयन को, पोटेशियम आयोडाइड के उदासीन विलयन को, पोटेशियम आयोडाइड के उदासीन विलयन को हो गया। अब देखो उसका उदासीन विलयन की बात की गई। विलयन 3 प्रकार से होता है, एक अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, ठीक है ना। तो जब अम्लीय बोला जाएगा तो उसके साथ अम्ल लिया जाएगा, क्षारीय बोला जाएगा तो क्षार लिया जाएगा, उदासीन बोला जाएगा तब क्या लेंगे? जल लेते हैं। क्या लेते हैं? जल। तो यहाँ पे Ki प्लस क्या लिख लेना? H2O। मतलब जब इसके उदासीन विलयन की बात करेंगे तो उसके साथ क्या रहेगा? H2O रहेगा। तो क्या लिखे? उदासीन विलयन, आगे कोष्ठक में लिख लो Ki प्लस H2O को I2 में ऑक्सीकृत कर देता है, को I2 में ऑक्सीकृत कर देता है, को I2 में ऑक्सीकृत कर देता है। हो गया। तो अब देखो होता क्या है। यहां से जो निकला नवजात ऑक्सीजन, ये आता है Ki के पास, और तुमने पीछे भी पढ़ रखा है कहां गया था ऑक्सीजन इसका? कहां जाएगा इसका ऑक्सीजन? आयोडीन के पास कि पोटेशियम के पास? पोटेशियम के पास जाता है तो ये अपना संयोजकता के अनुसार K2O बना लेता है, और I बच गया तो I अकेले रहता नहीं है, इसलिए क्या बना लेता है? I2। यहाँ पे संतुलन के लिए 2 कर देते हैं। लेकिन अभी यहीं पे अभिक्रिया नहीं रुकती है, तुमने उदासीन विलयन लिया है, मतलब अभी क्या है? यहाँ पे जल है, और जो K2O बना वो एक कैसा ऑक्साइड है? धातु का ऑक्साइड है। और धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। अम्लीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड पढ़े अभी हम लोग ना। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं जो जल में घुलकर
जो जल में घुलकर लवण बनाते हैं। क्या बनाएंगे? उल्टा रखा मारना शुरू करें, दिमाग खुले। धातुओं के ऑक्साइड चिल्ला रहे हैं, क्षारीय तो हम लोग बनाएंगे। हो गया ना? यहाँ पे कितना करना होगा इसको? 2 करना होगा ना। K2O देखो दोनों बराबर है, ऑक्सीजन भी बराबर है, जोड़ सकते हो सीधे सीधे। तो 2 पोटेशियम आयोडाइड, कितना ओजोन? 1 ओजोन और 1 H2O। तीर के बाद क्या बचा? 2 KOH और प्लस O2 और प्लस क्या? I2। तो किसको किसने बदला जी? पोटेशियम आयोडाइड को किसने बदला? I2 में बदला। नोट कर लो। हो गया? अब लिखो अगला नंबर, चौथा नंबर। अधातुओं कोष्ठक में लिख लो। कोष्ठक में जैसे सल्फर कमा फास्फोरस I2 आदि को जल की उपस्थिति में, ये इंपॉर्टेंट है, जल की उपस्थिति में, अब इंपॉर्टेंट इसमें केवल आयोडीन वाला लिखवाएंगे, को जल की उपस्थिति में। हो गया? जल की उपस्थिति में उनके संग में ऑक्सीकृत कर देता है। जैसे सल्फर का अम्ल कौन सा बनता है? सल्फर का कौन सा अम्ल पढ़े हो? H2SO4 में बदल देगा। फास्फोरस का H3PO4, भी पिछले वाले चैप्टर में सब पढ़ के आ रहे हैं। और आयोडीन का HiO3, ध्यान दिए ना? हो गया ना? तो अब आयोडीन वाला इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है ऐसे क्या होता है जब ओजोन की क्रिया आयोडीन विलयन से कराते हैं। ठीक है ना? तो अब यहां पर देखो, ओजोन की I2 विलयन से क्रिया हो गया। तो ऑक्सीजन दिया, यहाँ पे I2 के पास आया और ये क्या बनाया? I2O5 बनाया। जैसे ही बनाया जल के पास आया और फिर क्या बनाया? HiO3 बनाया। हो गया? संतुलन के लिए यहाँ 5 किया, तो यहाँ पर 5 का गुणा किया। उसके बाद इसको संतुलन के लिए यहाँ पर 2 करना पड़ा, जोड़ने के बाद सब कट पिट गया। तो पहले तो ओजोन था, I2 प्लस क्या? H2O। देखो ये I2O5 कट गया, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन कट गया। तीर के बाद 2HiO3 हुआ और उसके बाद प्लस 5O2। और कुछ है? नहीं। ठीक है, नोट कर लो। ये प्रकार से बदल देते। हाँ, 3 भी 5 का है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है।
हेडिंग लिखो, ओजोन का विरंजक गुण, ओजोन का विरंजक गुण ओजोन का विरंजक गुण, विरंजक, विरंजक माने किसी का रंग उड़ाना, चूर्ण नहीं पूछे, विरंजक गुण पूछे। विरंजक गुण का अर्थ होता है किसी को रंगहीन बनाना। ध्यान देना, जब किसी के विरंजक गुण के बारे में बात की जाती है तो इसका मतलब वो किसी का रंग उड़ा सकता है कि नहीं उड़ा सकता है। तो लिखो, कहां तक लिखे, विरंजक गुण। इसमें लिखो, इसका विरंजक गुण, इसका विरंजक गुण इसके ऑक्सीकारक गुण के कारण होता है। इसका विरंजक गुण इसके ऑक्सीकारक गुण के कारण होता है। इसका विरंजक गुण इसके ऑक्सीकारक गुण के कारण होता है। इसका विरंजक गुण इसके ऑक्सीकारक गुण के कारण होता है। हो गया ना? आगे लिखो, यह नील तथा वानस्पतिक रंगों का रंग उड़ा देता है, का रंग उड़ा देता है। हो गया? तो देखो कैसे करता है। ओजोन है तो नवजात ऑक्सीजन देता है, ये नवजात ऑक्सीजन इन रंगीन पदार्थों के पास जाता है और उनको ऑक्सीकृत कर देता है, और ऑक्सीकृत करने के बाद वो क्या हो जाते हैं, रंगहीन हो जाते हैं, मतलब उनका रंग उड़ जाता है। हो गया? तो मतलब ऐसे रंगीन पदार्थ जो ऑक्सीकृत होने के बाद अपना रंग खो देते हैं, वही इसके द्वारा विरंजित हो सकते हैं। याद रखे रहना। कहने का मतलब जो रंगीन पदार्थ है, अगर ऑक्सीकरण के बाद उसका रंग उड़ जाता है या रंगहीन हो जाता है, तभी हम कह पाएंगे कि इसने उसका विरंजन किया। पता चला कि ऑक्सीकृत किया, कोई दूसरा रंग बन गया, तब थोड़ी कहेंगे विरंजन किया। ठीक है ना? तो इसीलिए सभी नहीं ऑक्सीकृत होंगे, कुछ ही पदार्थ है। जैसे नील हो गया, वानस्पतिक रंग मतलब पेड़ पौधों के रंग, समझ गए? इसीलिए कहा जाता है, कल हमने लिखवाया था ना, वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति हानिकारक होती है। जाहिर सी बात है हानिकारक होगी, वानस्पतिक रंगों का रंग उड़ा देगा, जब पत्ती का हरा रंग ही उड़ा देगा, बेचारा प्रकाश संश्लेषण कहां से करेगा, वैसे मर जाएगा। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हेडिंग लिख देना, ओजोन के उपयोग। इसको कल पढ़ा जाएगा। ओजोन के उपयोग इसको कल पढ़ेंगे, याद कर लेना। कल ओजोन खत्म हो जाएगा, तब सल्फर शुरू किया जाए।